आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तो आया था, लेकिन उससे पहले आपका जो स्टॉकहोम जो है स्वीडन की जो कैपिटल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेयर एज द डिसीजन वर टेकन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट held at Stockholm in June 1972, in which India participated to take the appropriate step for the protection and improvement of human environment। देखिए क्या था, 1972 में स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जो पार्टिसिपेट कंट्री हैं वो अपने देश के अंदर एक लॉ लाएंगी। किस पर होगा वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर होगा। लेकिन भारत में ये जो लॉ आया था, कब आया था? 1986 को। तो लगभग कितने ईयर का डिफरेंस रहा आपका? लगभग 14 साल का डिफरेंस रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिस में ही कब आया था, जब इंडिया के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी ड्यूरिंग द राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो 1 लाख लोग आपके रातों रात जो है, जो आपकी जो गैसेस थी, एक कंपनी से जो गैस निकली थी उससे वो उनकी डेथ हो गई थी 1 लाख लोगों की। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो एक्ट है ये पास तो हुआ था मार्च 1986 को, लेकिन एनफोर्स कब हुआ था? नवंबर 1986 को। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल या ह्यूमन रहता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो उसके प्रोटेक्शन में क्या करे? अपनी ड्यूटी दे। इंडिया के अंदर जो ये एक्ट है होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम बात करें कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। कोई भी जब एक्ट आता है तो अपने ऑब्जेक्टिव लेके आता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना है, एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी लाना है। प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन द ऑल फॉर्म। एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपने पढ़े होंगे, वाटर, एयर, जो आपके पोल्यूशंस होते हैं। तो ये जो आपके ये जो पोल्यूशन है, इनको एनवायरनमेंट से क्या करना? प्रिवेंट करना रहेगा, ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशंस को। फिर टू टैकल द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट आर peculiar टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से पालना की जानी चाहिए। मोस्टली इसके अंदर इंडस्ट्रीज एरिया आता है, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस। इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज को अपॉइंट किया गया था जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या करेंगी? वो अपना रोल प्ले करेंगे। टू अपॉइंट एनवायरनमेंट ऑफिसर टू चेक द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिशिंग एनवायरनमेंट लेबोरेटरीज एंड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो कंट्री के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको भी प्रोटेक्शन देना। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम देखें तो सबसे पहले आता है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड, है ना। कि इसके अंदर हम तीनों चीजों को तो शामिल करते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, और लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो इन सब का जो इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट। एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट का मतलब ये हुआ कि any means solids, liquid, gases, substance present in such a concentration as may be tend to be injurious टू द एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई भी आपका सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, कोई गैसेस फॉर्म में कोई एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? इंजीरियस कर रहा है, तो उसको एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने वाला, उसको एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट बोलते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है ना। एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट। कि एनवायरनमेंट के अंदर जब एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट पोल्यूशन बोलते हैं। तो हमने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट और एनवायरनमेंट पोल्यूशन।
अब हम पढ़ते हैं कि जो इस एक्ट के अंदर जो पावर्स दी गई हैं वो पावर कौन कौन सी हैं। तो पावर आप देखें तो पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि गवर्नमेंट्स को पावर है कि गवर्नमेंट्स एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शंस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सेक्शन गवर्नमेंट लाई थी। जैसे आप देखें सेक्शन जो आपका 3 to 6 यहाँ पे गिवन है कि सेक्शन 3 to 6 जो है, सेक्शन 3 की बात करें उसके अंदर ये बताया गया है मे कंस्टिट्यूट अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द परफॉर्मिंग सच ऑफ द पावर एंड फंक्शंस, कि इसके अंदर अथॉरिटीज़ जो है, अथॉरिटी या अथॉरिटीज़ जो है वो क्या कर सकती है कि जो भी पावर और फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सन है उनसे इंक्वायरी कर सकती है। टू अपॉइंट ए पर्सन फॉर इंस्पेक्शन, सेक्शन 3 के अंदर 3 के बाद सेक्शन 4 के अंदर ये बताया हुआ है कि एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा जो इसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करेगा। फिर आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर ये बताया है कि मैं इशू डायरेक्शन इन राइटिंग टू एनी ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू कंप्लाई, कि यदि कोई ऑफिसर है, कोई अथॉरिटी है, वो उस रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रही है तो उसको कंप्लाई सेक्शन 5 के अंदर हम करवा सकते हैं। सेक्शन 6 के अंदर बताया इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स फॉर अचीव द ऑब्जेक्ट, कि जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस के लिए उनको क्या करना, पूरा करना। सेक्शन 7 के अंदर बताया हुआ है कि पर्सन कैरिंग ऑन ए इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट इन द एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड, कि हर कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो ऑपरेशन कर रही है उसके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उससे ज़्यादा वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट को डिस्चार्ज नहीं करेगी, एमिशन नहीं करेगी एनवायरनमेंट में। यदि वो करती है तो उसके ऊपर जो भी पेनल्टी है वो लगेगी, वो सेक्शन 7 के अंदर बताया हुआ है। सेक्शन 8 के अंदर बताया कि पावर हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस मस्ट कंप्लाई विद द प्रोसीजर सेफगार्ड, कि यदि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम प्रॉपर सेफगार्ड भी लें, सेक्शन 8 के अंदर बताया हुआ है। फिर हम आते हैं प्रिवेंशन कंट्रोल, क्या क्या करना पड़ेगा हमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लिए। जैसा कि आप देखें कि इस समय जो कोविड की जो महामारी है, आप देखें पेंडेमिक है, उसके अंदर यही चीज़ हमें सीखने के लिए मिली है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर क्या बनना है, एनवायरनमेंट का फ्रेंडली बनना है। यदि हम एनवायरनमेंट के फ्रेंडली नहीं बन पाते हैं तो ये जो स्थिति है आगे और भी भयावह हो सकती है। तो उसके लिए जैसे हम बोलें कि वन पर्सन है, उसको क्या करना चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। मतलब हमें इस तरीके से एक्ट करनी है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस तरीके से स्टैंडर्ड बनाने, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लाने, प्रोसीजर लाने कि जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन हो सके, इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है पूरा किया जा सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग। तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, अथॉरिटीज़ हैं, उनको ऑर्डर दे सकती है। ऑफिसर ऑर्डर क्या करेंगे, उन ऑर्डर्स के बेस पर फर्दर ऑर्डर निकाल के एनवायरनमेंट प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए वो आगे की प्रोसेस करेंगे, उसके लिए एग्जीक्यूशन करेंगे वो प्रोग्राम्स के थ्रू। फिर क्या होगा कि हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस के लिए देखना पड़ेगा कि जो लॉ बनाया गया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसका चेक भी करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड रखा गया है उसको ऑर्गेनाइजेशन मीट कर रही नहीं कर रही, कहीं एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट को ज़्यादा एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। हमें देखना है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो है, जैसा आप देखें तो जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की परमिशन नहीं देते। तो हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर किस तरीके की इंडस्ट्री है, कैसा ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा हमें देखना है कि कोई ऐसी एक्टिविटी या प्रोसीजर तो नहीं हो रही जिससे बिजनेस अपनी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों की एग्ज़ामिन करनी है, हमें इन चीज़ों पर एग्ज़ामिन करके इसकी रिपोर्ट भी बनानी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। और इस रिपोर्ट को जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट जो लेबोरेटरी है वहाँ पे हमें ये देखना है कि एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल के लिए फर्दर प्रोसीजर ले सकती है। जैसे कि आप देखें सच अदर मैटर द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी ऑफ द पर्पज ऑफ द सिक्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट ए अथॉरिटी,
कि वो अथॉरिटी कंस्टिट्यूट कर सकती है टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म फंक्शन एज मेंशन अब कि इन सब काम को करने के लिए हो सकता है कि कोई सिंगल पर्सन है उस काम को नहीं कर पा रहा है, कोई ऑफिसर है उसको नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकती है, अथॉरिटी जिसके अंदर कोई पर्सन होगा, मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है ताकि ये जो ऊपर जो बताए हुए फंक्शन है वो क्या इफ़ेक्टिवली परफॉर्म हों। तो थैंक्स।